तो लिथुआनिया स्टडी वीज़ा के हवाले से इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। हमारे एक स्टूडेंट हैं जिनका भी लिथुआनिया का टीआरपी अप्रूव्ड हुआ है। तो इस वीडियो में मैं उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं जो अगर आपके माइंड में भी आते हैं, अगर आप लिथुआनिया का वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बजट कितना लगेगा, कितने आपको नंबर जो है वो रिक्वायर्ड है, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, और लिथुआनिया को क्यों चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप लिथुआनिया जाना चाहते हैं तो ये सक्सेस स्टोरी जो है वो कल को आपकी भी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। सिंपली बहुत एक अच्छा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। हमने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिथुआनिया भेजा है। इसके अलावा आपने हमारे चैनल पे बेतहाशा लिथुआनिया की सक्सेस स्टोरीज जो रियल स्टूडेंट्स की जब उनके टीआरपी अप्रूव हो जाते हैं और वो ऑफिस विजिट करते हैं वो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी उसी सिलसिले में एक वीडियो है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन थे लिथुआनिया की वीज़ा रेशो के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, बजट के हवाले से, सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनका लिथुआनिया का रिसेंटली लास्ट वीक में टीआरपी अप्रूव हुआ है। तो आज ऑफिस आए हैं और इनकी आज इस वीडियो में हम इनकी सारी डिटेल्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वेलकम। क्या नाम है आपका बेटा? पूरा नाम हाफिज मोहम्मद अबू हुज़ैफ़ा है। ठीक है। और आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हो। अच्छा, अबू हुज़ैफ़ा, आप ज़रा आप लोगों को अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं। आपके क्या आपने पढ़ा हुआ है, कितने मार्क्स हैं, क्या किस ईयर में किया है? मैंने अपनी इंटर 2024 में की थी, 57% मेरे नंबर थे, और मैट्रिक मैंने 2022 में किया है। पीटी मैंने किया है, मेरे 16 पीटी में स्कोर था, और मैंने अपना प्रोसेस फरवरी में शुरू किया था लिथुआनिया के लिए। फरवरी में लिथुआनिया के लिए लाहौर से हमारे फैसलाबाद ऑफिस के लिए जो है वो अबू हुज़ैफ़ा आए थे। ठीक है। तो अबू हुज़ैफ़ा, आपने पीटी क्यों किया था? सर, उस टाइम जिस टाइम मैंने स्टडी का सोचा था ना जाने के लिए, उस टाइम ना ऑस्ट्रेलिया मतलब वीज़ा दे रहा था। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा बंद कर दिया। फिर मैंने कहा कि इतने ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे मेरे माइंड में यूके आया कि मैं यूके कर लूँ, लेकिन ना बैचलर के लिए अच्छी ऑप्शन नहीं कंसीडर की जाती यूके। तो फिर मैं आपके वीडियो वगैरह देखी मैंने यूट्यूब पे, आपको आते हैं उधर देखा मैंने आपको, तो मुझे कंट्री लिथुआनिया पता भी नहीं था पहले। तो फिर मैंने सर्च वगैरह किया, तो शेंगन कंट्री है ये, ठीक है। तो 32 से 33 कंट्री का इसका वीज़ा मिल जाता है और एग्जैक्टली। ईज़ी है। तो ठीक फिर है। मैं आपके पास आया। देखिए, जिस तरह अबू हुज़ैफ़ा हमारे पास वीडियोस देख के इसने फिर ऑफिस विजिट किया, इसने सारा अपना जो है हमसे प्रोसेस के बारे में पूछा और हमने इसको गाइड किया और फिर इसने अपना प्रोसेस हमसे स्टार्ट करवाया। ये फरवरी 2025 में हमारे पास आया था लिथुआनिया के लिए। सितंबर जो इनटेक है, तो 57% इसके मार्क्स हैं। ये इसका बहुत अच्छा डिसीजन है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव नहीं किया, क्योंकि उसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तकरीबन जो ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो है वो सिर्फ तकरीबन 10 से 15% है और बाकी समझ लें आपके रिजेक्शन के चांसेस हैं। तो आपने हमें यूट्यूब पे देखा, लिथुआनिया को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा उसकी वीडियोस इसीलिए लगाई थी कि ये वो कंट्री है जो एक्चुअल में वीज़ा देता है। जो स्टूडेंट ऑफिस आता है वो किसी उम्मीद से लेके आता है कि हमें कल को वीज़ा चाहिए। करने को हम बहुत सारे कंट्रीज ऐसे कर सकते हैं जो पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं करते इस बजट रेंज में कि वहाँ पे वीज़ा एक्सेप्टेंस जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम था। तो आपने टॉप 7 कंसल्टेंट को यूट्यूब या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें आपने टिकटॉक पे भी वीडियोस देखी हैं, इसने शॉर्ट हमारे देखे हैं, इसके अलावा इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हमारे पेज पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए? मुझे सबसे पहले तो जिमल मैम से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू का कहा था कि इंटरव्यू होगा आपका यूनिवर्सिटी का पहले। तो मैंने अपने जो कॉलेज से रिकमेंडेशन लेटर पहले बनवाए थे। एग्जैक्टली। डिग्रियां मैंने ली थी, उसको आईबीसीसी से, लाहौर से और मुफा से अटेस्टेड करवाई थी। फिर मेरा यूनिवर्सिटी में अप्लाई हुआ था सितंबर इनटेक के लिए। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, केएसयू यूनिवर्सिटी थी मेरी। तो फिर मेरा ऑफर लेटर आ गया सितंबर इनटेक में, लेकिन किसी वजह से ना मेरा माइग्रेस का ना नहीं हुआ पॉसिबल अच्छा, सितंबर इनटेक में। तो फिर उन्होंने मुझे डेफर कर फिर दिया। मैंने टॉप 7 वालों ने मुझे कहा कि आप डेफर करवा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर इनटेक की ना अभी वीज़ा थोड़ा मसला कर रहा था माइग्रेस उस टाइम। तो फिर मुझे डेफर किया। फिर सतार भाई ने कहा था मुझे, तो मैं फिर जनवरी इनटेक में मेरा था, डेफर हुआ। मीडिएशन और आया। 9 डेज में मेरा वीज़ा आ गया आफ्टर। आफ्टर इंटरव्यूज का 9 डेज के अंदर जो है वो वीज़ा आया। अब हम आते हैं इसके बजट की तरफ। सबसे पहले इसने हमारी कंसल्टेंसी फीस पे की जो 500 यूरोज हम चार्ज करते हैं पहले स्टेप पे। ठीक है। अब हमारी 2 स्टेप पे फीस है। 500 यूरोज हम पहले चार्ज करते हैं, 500 यूरोज जब आपका एडमिशन आ जाता है। तो हम इस स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या हम अगर महंगे कंसल्टेंट हैं तो क्या ये जस्टिफाइबल है? जी बताएं। जी, आप मार्केट में तो आपको लाख में भी काम कर रहे हैं, 1.5 लाख में एग्जैक्टली। भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर तो आपका वीज़ा लगता है, आपको कंसल्टेंट अच्छा मिलता है, तो 3 लाख भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। वीज़ा लगता है तो मुझे पहले तो
आपको पता है कंसल्टेंट पे कोई ट्रस्ट इतना करता ही नहीं। तो पहले फिर वीडियो वगैरह देखी, फिर मिस आयशा से बात वगैरह हुई, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ट्रस्ट बनता गया, तो मैंने इनकी 1000 यूरो पे कर दी थी फीस और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा भी लगा। हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। देखिए, हम अपनी कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इधर आए उसका वीज़ा लगे। लेकिन एक बात फिर मैं इसको ज़ैफ़ा को बता दूँ, हम ये क पहले क्लियर बताते हैं कि हमारी फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। यस, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मतलब आप सिंपली आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने उसको मेडिसिन के पैसे दिए हैं, आपने दवाई खाई है, उसका डॉक्टर की फ़ीस पे की है, आपको उससे आराम नहीं आया, तो क्या आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं वापस कि मुझे फ़ीस वापस करो, मैंने तो आराम। तो इसी तरह हम भी अपनी कंसल्टेंसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं। आपको मैंने हुज़ैफ़ा को बताया कि आपको फ्री भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएँगे जी, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे ऐसे बने हुए हैं, जब आप उनको पूछते हैं, नहीं जी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, मैं फ्री करवा दूँ। कोई बंदा भी फ्री नहीं करवाता। जब टाइम आ जाता है एक्चुअल गाइडलाइन का, फिर ये चंक्स में पैसे लेना शुरू कर देते हैं। जी, इस चीज़ के मेरे इतने पैसे हैं। जब आप एक दफ़ा फँस जाते हैं उसमें, हमने पहले दिन ये ऑफ़िस विज़िट करके गए, हम किसी कस्टमर को कभी ये नहीं लालच किया कि आप हमसे जो है वो लाज़मी शुरू करवाएँ। हम जी आपको बैक कॉल करते हैं, आप आएँ ऑफ़िस आएँ, आप स्टार्ट करें। आपको समझ लगती है, आप ऑफ़िस विज़िट करें, आप ऑथेंटिक चीज़ों को देखें, आप एडमिशन टीम को देखें, आप काउंसलर्स को देखें, आप नॉलेज को देखें, फिर आप प्रोसेस शुरू करवाएँ। तो कॉस्ट की बात करते हैं, तकरीबन आपका अटेस्टेशन पे कितनी कॉस्ट हुई? अटेस्टेशन पे मैंने अर्जेंट अटेस्टेशन करवाई थी आईबीसी से, 15,000 मेरा उस पे लगा था और अच्छा। डिग्रियाँ मेरी 7,000 की आई थी, ठीक है। तो मुफ़ा से तो फ्री हुआ था टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाए थे, वो सिर्फ आप मिस आयशा ने मुझे कहा था कि पीसीसी करवाना है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। बस ये आज 25 से 30,000 रुपए 25 से 30,000 इनका अटेस्टेशन पे लगा है। अच्छा, और इसमें इनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड था, मैट्रिक की डिग्री है, यस, इंटरमीडिएट की डिग्री है, यस। इनका पीटी स्कोर है, इसके अलावा इनके डॉक्यूमेंट्स में रिकमेंडेशन लेटर्स थे, जो 2 इनको अपने कॉलेज से रिक्वायर थे। तो तो सर मैं एक बात हाँ, हाँ। इंक्लूड करूँ, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी मैंने कॉलेज से बनवाया था। वो भी बनवाया था। हालाँकि इनका पीटी जो है वो एग्ज़ाम था, लेकिन फिर भी ऐज़ ए उन्होंने जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी जो है वो अपने कॉलेज से बनवाया था। अब इसके बाद आते हैं इनकी ट्यूशन फ़ीस और इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इनका केएसयू जो है वो यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर इनका लुत्फ़ानिया में एडमिशन हुआ है, बैचलर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट। आपका ये इंटरेस्ट है ये सब्जेक्ट का? यस, यस। अच्छा, तो इंटरेस्ट के हवाले से जो इनकी फ़ीस थी इस यूनिवर्सिटी की, वो कितनी पे की है? 3,925 यूरो और 3925। एप्लीकेशन फ़ी 200 यूरो और एप्लीके नॉन फंडेबल। एप्लीकेशन फ़ीस 200 यूरो इन्होंने पे की, जो तकरीबन कोई 60,000 बनती है। दैट्स 65,000 के राउंड अबाउट। और आपकी पाकिस्तानी पीकेआर में आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो तकरीबन 12.5 लाख, जी। इतनी राउंड अबाउट जी, आपने जी, पे जी, की है। जी। तो 12.5 लाख ये लगा है, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस आप लगा लें 60,000, 13 लाख, 10,000, कोई 30-35,000 आप डॉक्यूमेंट्स का लगा लें, तो यहाँ तक इनकी कॉस्ट कोई 13.5 लाख आई है, ठीक है। हमारी फ़ीस इसमें अगर आप 500 यूरोज़ ऐड कर लें, तो आप 1.5 लाख उसका लगा लें, 15 लाख रुपया इनकी ट्यूशन फ़ीस डाल के, डॉक्यूमेंट से टेस्ट करवा के, और ये 1 साल की फ़ीस है। यस। अब इसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस कहाँ से हुआ? मेरा वीज़ा प्रोसेस हुआ है अज़रबैजान से। अज़रबैजान से। अच्छा, ठीक है। तो आपका अज़रबैजान आने-जाने की क्या कॉस्ट आई है? मेरा आने-जाने की कॉस्ट 4,30,000 तक लग गया, इंक्लूडिंग फीसें। उधर इंक्लूडिंग फ़ीस कितने दिन रहे हो आप? मैं 5 दिन रहा हूँ। 5 दिन वहाँ पे रहा है। आपकी एयर टिकट कितने की थी? मेरी 1,60 तकरीबन 1,60,000 की इसकी एयर टिकट है। इसके अलावा आपका जो वीज़ा वहाँ पे टीआरपी फ़ीस है, वहाँ पे वीज़ा अपॉइंटमेंट फ़ीस है, ये पाकिस्तानी तकरीबन 90,000 है, ठीक है। इसके अलावा आपके होटल का आपने कितना पे किया? मैंने उधर 23,000। 23,000 होटल का पे किया है। तो आपका ये तकरीबन 3 लाख बजट बन रहा है। इसमें वीज़ा आपका 15,000 का वीज़ा है। ट्रैवल इंश्योरेंस 25,000। अच्छा, 25,000 आपका वीज़े की फ़ीस हो गई। सर मैंने थोड़ा खर्चा भी किया था उधर। इसने खर्चा भी किया है, तो ये बच्चों स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। वही मैं हैरान था हाँ जी। कि 4,30,000 ये खर्च करके आ गया। तो उसके मामू स्पॉन्सर थे, मामू अच्छे हैं कि जिन्होंने भेज दिया कि जी अय्याशी करो। तो नॉर्मली बच्चों का 3.5 लाख या 3.25 लाख में ईजिली टूर ये मैनेज हो जाता है, अगर अज़रबैजान का हो। तो इसमें वो फीस भी तकरीबन इनका जो है वो 20 लाख का बजट यहाँ तक का कवर हो जाता है, जिसमें ये अज़रबैजान भी आना जाना है, जिसमें इसकी ट्यूशन फ़ीस भी है। तो इसके अलावा फिर आपने हमारी फ़ीस पे की, तो तकरीबन मैं मेरे हिसाब से अगर खुल के भी इसमें हम बजट लगाएं तो 22.5 लाख आपका बजट लगा है। 22.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। और आज भी अगर आपकी ट्यूशन फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 1,000 और लगा लें, तो आपका 25 लाख से बजट इंक्रीज़ नहीं होता। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पहले मिस आयशा का, मिस जिमल का और अब्दुल सत्तार भाई का, और बाद में सारी टॉप 7 कंसल्टेंट टीम का। एग्जैक्टली, क्योंकि बैक
बैकएंड पे काम हाँ, कर रहे हैं वो मुझे लोग। बहुत अच्छा गाइड किया, मेरे कुछ मसले भी बने थे स्पॉन्सर को लेके ना। स्पॉन्सर, हाँ जी, इसके मामू हैं, वो भी हमारे साथ ऑफिस आए हैं। हाँ, तो उन्होंने अच्छी तरीके से मुझे गाइड किया और कहा ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना, तो फिर मैं इनकी चला। जो स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट में अब आपको बता दूं, 15 लाख उनका क्लोजिंग बैलेंस था, और जो इसका था, इसके अकाउंट में 6 मंथ ओल्ड। 25 लाख इसके अकाउंट में स्टेटमेंट थी, 25 लाख की, और 6 मंथ ओल्ड बैंक स्टेटमेंट यस, दोनों। यस, आपने 6 माह से होल्ड किए हुए थे। यस, यस। 6 माह से इसने तकरीबन पैसे होल्ड किए हुए थे, और इनके मामू की करियाना की शॉप है और उनका वो बिजनेस है। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है बाकी स्टूडेंट्स को? लिथुआनिया को बच्चे भागते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, या यार ये कौन सा कंट्री है, जर्मनी भेजें मुझे, फ्रांस भेजें, मैं इटली जाना चाहता हूँ, तो आप सिंपली सी रिकमेंडेशन बताओ। सर, जर्मनी की तो अपॉइंटमेंट का बहुत मसला है। एग्जैक्टली। ठीक है, फिनलैंड आजकल अच्छी जा रही है उसका वीज़ा रेशो, लेकिन ना फीस बहुत आ जाती है। फीस मेरे बहुत लिए ये ज्यादा है। पहले था कि फीस भी कम हो और मैं शेंगन कंट्री में जाऊँ अच्छा। यूरोप में, ठीक तो है, इसी वजह से इटली मैं का क्यों लिथुआनिया। नहीं? इटली की तो छोड़ ही दें आप। इटली की अपॉइंटमेंट 2-2 साल नहीं मिलती है आपको, 10-10 लाख लोग सर ब्लैक में फेक अपॉइंटमेंट का दे देते हैं। तो जो बच्चे भी, मैं ऑलरेडी इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, यूरोप में आप लिथुआनिया चले जाएं, लटविया चले जाएं, आप जर्मनी उतर जाएं, आप फ्रांस उतर जाएं, कोई फर्क नहीं। सब आपका जब वीजा एक है, समझ लें आप पाकिस्तान में किसी और शहर में उतरे, वो एक कंट्री है, एक पूरा यूनिट है जिसमें 33 है। आप इसको कल को जहाँ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, डिग्री पूरी करे, कि वहां पे सेटल होगा। लिथुआनिया तो सिर्फ ये गया था। और डेस्टिनेशन कंट्री में जाने के बाद क्या प्लान्स हैं सर, लिथुआनिया? पहले तो प्लान है मैं डिग्री अपनी कंप्लीट करूँ। लाजमी आपने पूरी करनी है। अगर आप अपना लीगल वे में एक रेजिडेंस की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपना गुड विल रखना चाहते हैं कि जी यूरोप के अंदर अबू ज़ैफ़ा आया हुआ है और वो कर रहा है, तो डिग्री आपने पूरी करनी है। तो बाद में मैं इंटर्नशिप करूँगा, जो मुझे 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा। हाँ एग्जैक्टली, जिसमें आप अपनी रेलेवेंट जो फील्ड है बिजनेस के हवाले से, उसमें किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आगे मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जॉब आगे ढूंढ सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो हमेशा अपने गोल्स हम स्टूडेंट को बार बार कहते हैं, पाकिस्तान का भी नाम अच्छा लें, वहाँ पे जाके इसको प्रमोट करें पॉजिटिव वे में, पता लगे कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं। अच्छी जॉब के लिए शुरू का हार्ड वर्क, ये सिर्फ 3-4 साल की जिंदगी है। मैं बच्चों को कहता होता हूँ, कारपेंटर जो है, जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, वो भी उतने पैसे कमा लेता है जितना एक बंदा ऑफिस में बैठ के एक पेंसिल से। लेकिन प्लम्बर ने बाहर सर्दी में काम करना है, उसने जाके आपके जो है वो लेबर वर्क करना है, और दूसरे ने बैठ के अंदर। इज्जत उसकी है जो अंदर बैठ के, जिसके पास जो है वो उस लेवल पे काम कर रहा है जिस पे गोरा है। तो अभी की 3-4 साल की मेहनत आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, मामू ने किया, तो ये कल को उनको नजर आए कि हुजैफा ने जाके हमें जो है वो इसका पे बैक किया है, अच्छा सेटल हो गया। उनको आपके पैसों से कोई गर्ज नहीं है कि ये पैसे इतने लग गए हैं। जो पेरेंट्स ने करना होता है वो बगैर किसी लालच के करते हैं, लेकिन आप जाएं और अच्छा जो है वो इसको करें। बाकी इंशाल्लाह इनको कोई भी आगे गाइडलाइंस हुई, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, मैं साफ कहता हूँ, हमसे राब्ते में रहते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। जब भी इनको किसी भी हेल्प की रिक्वायर की जरूरत है, जितना हमसे हो सके हम इधर बैठे करते हैं और करें।